नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए सीधा रुक लेते हैं खबरों का। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि अतीक के भाई को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364(a) के तहत दोषी करार दिया था। विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोष मुक्त कर दिया है। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में दो मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है। मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। हमारी सरकार पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है, एक एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और वहीं उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मामले में अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगाया है। और अतीक की सजा पर अब बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का स्टेटमेंट भी सामने आया है। अतीक अहमद का खौफ इतना था कि दर्जन भर न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आज न केवल अतीक अहमद के खौफ का अंत हुआ है, बल्कि अतीक अहमद को अपने किए की सजा भी मुकर्रर हो रही है। पूरे मामले में जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आज पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उसके कारण ही यह संभव हो सका कि अतीक अहमद को आज दोषसिद्ध माना गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी मामलों में भी तेजी से न्यायालय उन्हें दंडित करने का काम करेगा और अतीक अहमद के खौफ का जड़मूल से अंत हो जाएगा, माफिया मिट्टी में मिल जाएगा। और वह मुख्यमंत्री ने जीडीए की बहुप्रतीक्षित खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी परियोजना की भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर विकसित हो रहा है और शहर के चारों ओर रिंग रोड यह बन रही है। आने वाले समय में कई परियोजनाएं भी इसमें लाई जाएंगी। आज एक नई टाउनशिप स्कीम के अंतर्गत जो एक कार्यक्रम आज यहां पर है, जिसमें 184 एकड़ से अधिक भूमि पर, जहां 109 एकड़ में टाउनशिप बनेगी, आवासीय जो आवास बनेंगे उसकी सुविधा के लिए टाउनशिप के लिए विभिन्न श्रेणी के प्लॉट 692 बहुमंजिले भवन के लिए 7 भूखंड यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और लगभग 75 एकड़ मेडिसिटी के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन स्कीम के बनने से खास तौर पर गोरखपुर के चिकित्सकों के लिए, गरीबों के लिए, जो लोग आवास चाहते हैं लेकिन जमीन के भूखंड नहीं खरीद सकते, मैं हर व्यक्ति के पास रवि किशन जैसा पैसा नहीं है,
इसलिए हर व्यक्ति जब जमीन नहीं खरीद सकता है तो वह चाहता है कि उसे सिर ढकने के लिए आवास सस्ते में मिल जाए, और उसका एक ही है कि हम बहुमंजिला मकान की सुविधा लें, उनमें से अलग अलग परिवारों को अलग अलग मंजिल में बेहतरीन सुविधा के साथ दे सकें। आज उस स्कीम को भी यहां पे लागू किया गया है। भाइयों बहनों, गोरखपुर अब नए गोरखपुर के रूप में उभर गया है। गोरखपुर की चौड़ी सड़कें, गोरखपुर में एम्स यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर, सभी सड़कें 4 लेन और 6 लेन के साथ जुड़ रही हैं, और अब तो गोरखपुर के चारों ओर रिंग रोड का भी निर्माण हो चुका है। 3 ओर से हम पहले ही बना चुके थे, चौथी ओर से भी अभी 13 मार्च को शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, जो जंगल कौड़िया से लेके जगदीशपुर कोनी तक 4 लेन के साथ जोड़ेगी, और गोरखपुर चारों ओर से रिंग रोड के साथ जोड़ करके गोरखपुर के विकास की बहुत सारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। हम जिस मार्ग के पास इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, देवरिया बाईपास, यह अभी 4 लेन होने जा रहा है। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बांदा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बाल विकास पुष्टाहार कार्यक्रम में शिरकत की और महिलाओं के पुष्टाहार किट का वितरण भी किया। साथ ही नवजात बच्चों को झूला उपहार उन्होंने किया है। वहीं अतीक की सजा को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों का बोलबाला था और जनता दहशत में रहती थी। और वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज कानपुर के प्राणी उद्यान पहुंचे हैं और यहां पर अखिलेश यादव ने कैमरे की मदद से सारस पक्षी को भी देखा है। अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि योगी सरकार ने सारस की आजादी छीन ली है, किसी को भी आजादी छीनने का अधिकार नहीं है। और वहीं प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने जिला पंचायत सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और बैठक में मंत्री ने विकास कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने राहुल गांधी पर प्रभारी मंत्री ने तंज कसते हुए कहा, अगर नैतिकता होती तो सदस्यता जाने के बाद आवास वो खाली कर देते। साथ ही मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव गुंडों और माफियाओं की पैरवी करते हैं। और रामपुर में सपा नेता आजम खान के करीबी जौहर ट्रस्ट में सचिव सपा विधायक नसीर अहमद खान के घर कोतवाली पुलिस ने मुनादी की है और जल्द ही कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट में नहीं उपस्थित होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की बात भी कही है। आपको बता दें कि संपत्ति मामले में दर्ज मुकदमे में सपा विधायक नसीर अहमद खान भी आरोपी है। और लखनऊ में मत्स्य विभाग मंत्री संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम का औचक निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी और अधिकारी गैर मौजूद नजर आए। फिलहाल मंत्री जी रजिस्टर खंगाल रहे हैं और वीडियो कॉल करके सबका जायजा भी लिया जा रहा है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। इसके बाद से ही सियासत लगातार इस पर बढ़ती जा रही है। कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता संसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरह से सभी पत्रकार भाई आप लोग देख रहे हैं, 3-4 दिन के अंदर जो प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। पहले राहुल जी को 2 साल की कैद और फिर सांसद से उनका पद ले लेना और आज उनको अपने आवास को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। ये सब इतनी जल्दी हो रहा, पता नहीं सरकार को राहुल गांधी से क्या खतरा लग रहा है। अरे उन्होंने जनता के लिए सवाल ही तो पूछे हैं, उस सवाल से भाजपा सरकार इतनी हड़बड़ाई हुई है कि जो कि एक प्रतिद्वंदी की तरह उनसे व्यवहार कर रही है। अमेठी का एक एक घर राहुल। और यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन प्रक्रिया जारी है, लेकिन परीक्षक शिथिलता बरत रही है। यूपी बोर्ड की प्रतिदिन 45 कॉपियां चेक किए जाने का नियम है, लेकिन सिर्फ 25 कॉपियां चेक कर परीक्षक गायब हो जाते हैं। वहीं लखनऊ जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार पांडे ने नोटिस जारी कर अब इस पर जवाब मांगा है।
यूपी बोर्ड के कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि तमाम वो जो मूल्यांकन केंद्र बनाए गए वहां पे परीक्षकों की गैर मौजूदगी रह रही, यानी कि परीक्षक जितने तय किए गए थे वहां पे तयशुदा परीक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार पांडे जो DIOS है उनके द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया है DHI के खिलाफ। 6 DHI के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि आपको बता दूं कि डेप्यूटी हेड एग्जामिनर होते हैं जो प्रधान परीक्षक माने जाते हैं। इनके अंडर में कम से कम 10 परीक्षक होते हैं जो लगातार कॉपियां चेक करते हैं। DHI के खिलाफ ये जवाब मांगा गया है कि आखिर कॉपी चेक करने में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि नियम जो कहता है वो कहता है कि 45 कॉपियां प्रतिदिन चेक की जानी चाहिए, लेकिन परीक्षकों के द्वारा जो कॉपियां चेक की जा रही उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 25 है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार पांडे ने नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने समय भी तय कर दिया 28 मार्च तक किसी भी हद में आप समय में आप सुनिश्चित करिए जवाब और स्पष्टीकरण दीजिए कि आखिर शिथिलता क्यों बरती जा रही है, इस लापरवाही की आखिर खास वजह क्या है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नियम है नियम के खिलाफ अगर जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो आप जवाब दीजिए। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के प्रवेश फॉर्म भी निकल रहा है, बच्चों को भी अब रिजल्ट की जरूरत है। ऐसे में लगातार जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा ये तमाम जांच पड़ताल किया जा रहा है, जांच में भी तमाम ये शिथिलता आ रही है सामने। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जो परीक्षा के आखिर वो जवाब क्या देते हैं और DHI के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है अगर वो संतुष्टि जवाब नहीं देते हैं। तो हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार पांडे के फोन पे बातचीत के द्वारा उनका साफ तौर पे कहना था हमारी नजरें लगातार बनी है, हम प्रतिदिन 5 मूल्यांकन केंद्रों का निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद हम चीजों को देखते हैं, जहां कमियां होती है उसका जवाब तलब करते हैं। लेकिन जो अभी तक देखने में सामने आए हो 6 DHI के खिलाफ लापरवाही बरती जा रही है, शिथिलता बरती जा रही है और ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जल्द से जल्द कॉपियां चेक की जाए और जो लापरवाही बरती गई है उसका भी तय समय में जवाब दिया जाए। कैमरा रियाज के साथ मैं जय सिंह, जनता TV, लखनऊ। और योगी सरकार के नवरात्र में रामायण दुर्गा सप्तशती के पाठ के आयोजन पर संबल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यह हमला किया है। उन्होंने कहा कि पूजा पैसे देकर नहीं होती, पूजा को भी बना दिया गया है सियासत। कानून के हिसाब से देश को चला रहा है, जिनके हाथ में हुकूमत है उन्हें समझना होगा और ये कानून के हिसाब से काम करना होगा, जब ही देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, जो कुछ भी होगा। भारत और कानपुर में सपा छात्र सभा में महामंत्री अमर यादव पर युवती ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया। इसको लेकर सपा नेता पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि आरोपी अमर यादव के खिलाफ कई केस नौबस्ता थाने में दर्ज हैं और आपको यह भी बता दें कि युवती सपा नेता के घर पर प्रसाद देने के लिए गई हुई थी। और अभी तक की सबसे तेज स्पीड से दौड़ने वाली ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल आज से ये शुरू हो गया है। कैंट स्टेशन से आगरा दिल्ली ट्रैक पर यह ट्रायल रन शुरू हो रहा है। बताया जा रहा है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली यह ट्रेन आगरा से दिल्ली की दूरी तकरीबन 1.25 घंटे में तय करेगी। आज आगरा कैंट से निजामुद्दीन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन किया गया है। ये ट्रेन आगरा कैंट से निजामुद्दीन और फिर निजामुद्दीन से आगरा आई है और बहुत सक्सेसफुल ट्रायल रहा है। और क्योंकि आगरा से दिल्ली का ये हाई स्पीड रूट है, इसलिए इस रूट पे ट्रायल करके ट्रेन की फिजिबिलिटी चेक करी गई है। अभी हमारे पास ट्रेन के चलने की आधिकारिक सूचना नहीं है, पर जैसे देश में सब जगहों पे वंदे भारत चलाई जा रही है, तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आगरा के लिए भी वंदे भारत आए, इसीलिए हम ट्रायल करके रूट वेरीफाई कर रहे हैं। ट्रायल में हम क्योंकि वंदे भारत फास्टेस्ट ट्रेन है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो हम चेक करते हैं कि इस कोच के लिए ये ट्रैक सूटेबल है कि नहीं, एकदम सेफली इसको चला पा रहे हैं या नहीं, कोई सिग्नलिंग या ट्रैक में अगर इशू है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि। और हरदोई में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के मामले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह जारी है। जिला अध्यक्ष आशीष सिंह के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा के सामने संकल्प सत्याग्रह यह किया गया है। और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक महोबा पहुंचे हैं। ब्रिजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान ब्रिजेश पाठक ने अस्पताल के भारतीय जन औषधीय केंद्र की व्यवस्थाओं को परखा है। सीएमओ को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्देश दिए गए। डिप्टी सीएम ने अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने की बात भी कही है। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भक्तों का अभय प्रदान करने वाली माता महाकाली के खुले मुख का दिव्य दर्शन विंध्याचल में ही मिलता है। त्रिकोण पथ पर विराजमान माता के निवास स्थान पर
काली खो के नाम से इसको जाना जाता है और जगत का कल्याण करने के लिए रक्तासुर का वध करने के बाद देवी विंध्या पर्वत पर ही निवास करने लगी थी और माता काली के दिव्य रूप का दर्शन पाकर भक्त काफी खुश भी हो जाते हैं। माँ काली का मुख ऊपर इसलिए है कि जब राक्षसों से सारे देवी देवता परेशान हो गए थे तो ये राक्षसों का संहार करने चल दी। एक हाथ में खड़गल लिया और एक हाथ में खप्पर कि अगर उसका रक्त गिरता तो 1000 राक्षस पैदा होते। तो ये संहार करके खड्ग में लेकर के मुहबा करके उसी। और मथुरा में इस समय नवरात्रि के मौके पर कई जगह पर मेले लगे हुए हैं, लेकिन एक मेला ऐसा भी है जहां पर हम लोग अपनी जान हथेली पर रखकर मौत का सफर कर रहे हैं। यहां पर खुशहाली बाबा के नाम से एक मंदिर है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच तो रहे हैं, लेकिन इसमें सुरक्षा व्यवस्था कितनी बदहाली है। यहां पर प्रशासन की अनदेखी के चलते श्रद्धालु वाहन चालक पूरी तरह से सीएम के आदेशों का ठेंगा दिखाते हुए यहां पर पहुंच रहे हैं। और संयुक्त मंच के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में तमाम जिलों के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। देखिए, ये जो बिजली कर्मचारियों का आंदोलन अभी 72 घंटे का हुआ था, ये भी मजबूरी में बिजली कर्मचारियों को तब करना पड़ा जब 3 दिसंबर 2022 के समझौते का क्रियान्वयन काफ़ी अनुरोध के बाद भी नहीं हो सका, तो बिजली कर्मियों द्वारा 72 घंटे का आंदोलन किया गया। उन्हीं मंत्री महोदय के द्वारा फिर से एक बार समझौता किया गया कि जो 3 दिसंबर का समझौता हमारा आपका हुआ था उसका हम क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 4 धाम यात्रा की बैठक यह की गई है, जिसमें पुलिस, पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ ही कई विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा, स्थानीय लोगों को 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही जो श्रद्धालु देश विदेश से उत्तराखंड आएंगे उन्हीं को ही दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। देखिए, 4 धाम यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों, आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। और पिछले वर्ष से भी और ज़्यादा इंतजामों पर ध्यान दिया गया है। जो पिछले बार कुछ काम और करने थे उनको इस बार प्राथमिकता से करवाया गया है और लगभग 7 लाख से ज़्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि G20 समिट को लेकर उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को एक नहीं 3-3 बैठक के आयोजन का मौका दिया है। देखिए, 4 धाम यात्रा में सबसे पहले तो जो स्थानीय स्तर पर लोग 4 धाम यात्रा में जाते हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से बहुत सारे लोग डोले लेकर धामों की ओर जाते हैं, अपने अपने गांव से जाते हैं, बड़े जत्थों में जाते हैं, तो उनके लिए हमने रजिस्ट्रेशन की बाध्यता समाप्त कर दी है। और जो होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे या कहीं पर भी गेस्ट हाउसों में जिनकी बुकिंग हो चुकी होगी, उन सबको चूँकि मतलब तत्काल रूप से वहीं। और वे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पत्रकार वार्ता कर नगर निगम देहरादून के मेयर सुनील उनियाल पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए हैं। आरटीआई के तहत सामने आई सूचना के आधार पर करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मेयर बनने से पहले गामा की संपत्ति कितनी थी और मेयर बनने के बाद यह बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के विषय में जो कहा जाता है कि वो एक ऐसी पार्टी है जिसके पास एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, जो भी उसके पास जाता है वो धुलकर एकदम साफ होकर बाहर निकलता है। और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी राजनीतिक सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड की सेवा के लिए अब खुद इस्तीफा देकर रिवर्स प्लान का संदेश देने के लिए आए हैं। तो आज लोगों का इतना प्यार है, उत्तराखंड का लोगों का इतना स्नेह प्रेम है, वो मिलने आते हैं, मैं भी उनसे मिल रहा हूँ और मुझे भी लगता है कि जिनके सहयोग से
इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, इस प्रदेश को उत्तराखंड राज्य बनाने में हम सफल हुए। तो ऐसे सभी हमारे साथी लोग, वो किसी दल के हों, किसी विचारधारा के हों, वो जब मिलने आते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए, आपको पहले बता दूं, रणनीति वो बनाता है जिसको रण में जाना है। मैंने कोई रण नहीं करना है, मैंने आप सबसे प्यार करना है। तो चलिए बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। देवरिया के ट्रेजरी कार्यालय का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार, 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बरेली पुलिस ने एनसीईआरटी की अवैध रूप से किताब छापने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस को सील करने के साथ संचालक को गिरफ्तार किया। इटावा के पेहवा में कन्नौज रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से नाले में गिरी कार, हादसे में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर में भूमि अधिकार जन आंदोलन के साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे संगठन से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन। बजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन चीनी मिल में पैनल के नीचे दबने से मजदूर की मौत की खबर। सहारनपुर में नगर निगम के गेट पर ही सहायक आयुक्त की गाड़ी में युवक ने मारी टक्कर, दुर्घटना में सहायक आयुक्त सहित 4 लोग घायल, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सुल्तानपुर में वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिकअप से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत, तीसरे युवक का अस्पताल में इलाज जारी। मथुरा के पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के सभागार में जैन थाना के एसएचओ को किया गया सम्मानित, पुलिस प्रशंसा चिन्ह और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कानपुर में युवती से प्रेम करना युवक को पड़ा भारी, युवती के परिजनों ने धारदार हथियार से युवक पर किया अटैक, युवक की काटी गर्दन और हाथ की नस, युवक के गले में लगे हैं 27 टांके। बाराबंकी पुलिस ने बीते दिनों हुई इनोवा लूटपाट कांड का किया पर्दाफाश, इनोवा लूटने के बाद नंबर प्लेट बदलकर 2.5 लाख में किया था सौदा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।